सॉलिड स्टेट। सर्वप्रथम हमें सॉलिड, लिक्विड और गैस में क्या संबंध है, कैसे रिलेशन है, उनमें क्या सिमिलरिटी है, क्या डिफरेंस है, उसकी थोड़ी सी जानकारी होना आवश्यक है। उसके लिए हमें पता है सॉलिड, लिक्विड या गैस तीनों ही पार्टिकल्स से मिलके बनी होती है। तीनों ही पार्टिकल्स से, छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स, एटम्स, इनसे मिलके बनी होती है। डिफरेंस ये होता है कि सॉलिड में पार्टिकल्स बिल्कुल पास में होते हैं, उनके मध्य इंटर मोलिकुलर स्पेस अर्थात अणुओं के मध्य जो रिक्त स्थान है वो नहीं होता है, और इनके मध्य फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के मध्य बहुत ज़्यादा होता है। लिक्विड में अणुओं के मध्य अंतर थोड़ा ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी कम होता है, और गैस में बहुत ज़्यादा होता है अंतर। अणुओं के मध्य जो अंतर है वो बहुत ही अधिक होता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लेजिबल होता है, नगण्य माना जाता है। इस कारण से सॉलिड एक निश्चित आकार में पाया जाता है। लिक्विड जैसा ही कंटेनर में उसको डालेंगे, जैसे पानी को आप गिलास में डालेंगे तो गिलास का रूप ले लेगा, प्लेट में डालेंगे प्लेट का रूप ले लेगा, और गैस का कोई आकार नहीं होता है। तो सॉलिड, लिक्विड, गैस को हम एक बार उदाहरण से और स्पष्ट करते हैं। सॉलिड में आपके आसपास जो भी चीज़ें दिखाई दे रही है, टेबल, चेयर, गिलास, ये सब क्या है? सॉलिड है। और इसी तरीके से लिक्विड, लिक्विड में सबसे बेहतरीन एग्जांपल जो आप रोज उपयोग में लेते हो, जल। और गैस हमें पता है, गैस से हम चारों तरफ से घिरे हुए हैं, सांस से हम अंदर लेते हैं, बाहर छोड़ते हैं, ये सब क्या है? गैस है। तो इससे हमें पता चल रहा है कि सॉलिड कठोर होता है, एक निश्चित शेप में होता है, उनके अणु आपस में बहुत क्लोज जुड़े हुए होते हैं। लिक्विड लूज होता है, फ्लो होता है उसमें, और गैस को हम देख नहीं सकते, तो उनके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा दूर दूर पाए जाते हैं। तो अब सॉलिड के बारे में विशेष अध्ययन करेंगे। सॉलिड क्या है? अट्रैक्टिव फोर्स और स्ट्रॉन्ग। अभी हमने डिस्कस किया कि इनके मध्य जो अणु होते हैं, इनमें अणु होते हैं, उनके मध्य अट्रैक्शन फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, जिसके कारण ये निश्चित आकार में बने रहते हैं। कीप द एटम और मोलिक्यूल इन रिलेटिवली फिक्स पोजिशन। और जो मोलिक्यूल और एटम होते हैं वो एक क्या होते हैं? निश्चित स्थान पर बने रहते हैं, क्योंकि अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होता है तो वो एक फिक्स स्थान पर बने रहते हैं। नेबरिंग एटम और मोलिक्यूल आर क्लोज टुगेदर। और आसपास के जो अणु होते हैं बिल्कुल क्लोज होते हैं, जैसे ये देखिए बिल्कुल टच है, यहाँ पे बिल्कुल जुड़े हुए हैं, टच होते हैं। मेकिंग द सॉलिड नॉट कंप्रेसेबल। और सॉलिड को आप कंप्रेस नहीं कर सकते हो। अगर हम सॉलिड कोई पत्थर लिया, अगर उसको दबाना चाहें तो वो कंप्रेस नहीं होता है, लेकिन लिक्विड कुछ परसेंट में कंप्रेस हो सकता है, और गैस को हम बहुत ज़्यादा कंप्रेस कर सकते हैं। गिवन it a definite shape that is dependent on the shape and size of a container। ये क्या है? एक निश्चित कंटेन शेप रखता है, निश्चित आकार इसको ग्रहण करता है। यह कंटेनर की शेप पर इंडिपेंडेंट रहता है। कोई भी कंटेनर लिया आपने, मान लीजिए कोई पत्थर लिया और उसको प्लेट में रखेंगे तो भी उसी साइज में रहेगा, कटोरे में रखेंगे तो भी वही साइज रहा था, तो वह पात्र की आकार शेप पर निर्भर नहीं करता, लेकिन लिक्विड करता है। जैसे पानी को आपने गिलास में डाला तो ये डेट इज बिकम द एज ए ग्लास साइज शेप, और अगर हमने इसको कटोरी में डाला तो ये कटोरी का शेप ले लेता है, लेकिन सॉलिड ऐसा नहीं करता है। तो समराइज करें, छोटा सा एक बार रिवाइज करते हैं इसको। इनके मध्य, अणुओं के मध्य आकर्षण बहुत बहुत प्रबल होता है। अणु एक निश्चित पोजीशन बनाए रखते हैं, पोजीशन में कोई चेंज नहीं होता है, और अणु आपस में क्लोज होते हैं बिल्कुल, और ये कंप्रेसेबल नहीं होते हैं, इनको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। इनका शेप फिक्स होता है, कंटेनर के पात्र के साइज आकार पर निर्भर नहीं करता है।
अब यहाँ पे सॉलिड को दो कैटेगरी में बांटा गया है, क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या है? सॉलिड इन विच द एटम, आयंस एंड या molecules are arranged in a definite repeating pattern called crystalline solid। अर्थात वह ठोस जिसमें पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं? एटम भी हो सकते हैं, आयन भी हो सकते हैं, मोलिक्यूल भी हो सकते हैं। वो एक निश्चित क्रम में रिपीट होते हों, एक निश्चित व्यवस्था में बार बार क्या होते हों? रिपीट होते हों, तो वो कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। Most liquids are cooled, they eventually freeze and form crystalline। बहुत सारे कुछ लिक्विड भी ऐसे भी हैं जिनको हम अगर फ्रीज कर दें तो वह क्रिस्टलाइन सॉलिड का रूप ले लेते हैं। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं सोडियम क्लोराइड। अब यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड में ये मान लीजिए सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है, ये सोडियम है, ये क्लोराइड है। इस तरीके से यह क्रम चलता रहता है और ये रिपीट हो रहा है। देखिए सोडियम के बाद क्लोरीन, क्लोरीन फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, फिर सोडियम, फिर क्लोरीन, इसी तरह से क्लोरीन के बाद सोडियम, ये बार बार रिपीट हो रहा है। अर्थात इनका अरेंजमेंट क्या होता है? फिक्स होता है और रिपीटिंग यूनिट बनती है। सेम NaCl, ये देखिए NaCl, ये भी NaCl हो गया, ये भी पहले N फिर Cl, इस तरीके से ये रिपीट हो रहा है, तो ये कहलाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। लेकिन एमोर्फस में इनकी व्यवस्थाएं रैंडमली होती है, कोई व्यवस्था फिक्स नहीं होती है इनके। देखिए यहाँ पे अगर कोई एटम है तो जरूर नहीं है यहीं पे, देखिए ये थोड़ा डाउन आ गया, ये वापस ऊपर गया, यहाँ पे बिल्कुल स्पेस ही आ गया, तो इनका कोई फिक्स अरेंजमेंट नहीं होता है एमोर्फस से। तो एमोर्फस देखते हैं वापस, सोलिड in which the atom, ions or molecules are arranged in a randomly pattern is called amorphous। अर्थात ऐसे ठोस जिनमें पार्टिकल्स अर्थात परमाणु, आयन और अणु रैंडमली पैटर्न से अरेंज हो, उनका कोई सीक्वेंस नहीं हो, अरेंजमेंट का कोई ऑर्डर नहीं हो, तो वो कहलाता है एमोर्फस या नॉन क्रिस्टलाइन सॉलिड। लिक्विड्स आर कूल्ड, दे नॉट eventually freeze। अर्थात लिक्विड इज फ्रीज बिफोर इट मॉलिक्यूल बिकम अरेंज इन ए ऑर्डरली पैटर्न। अब इसका एग्जांपल देखिए, वैक्स जो मोमबत्ती होती है, कैंडल होती है, उसमें पार्टिकल्स का अरेंजमेंट अगर देखा जाए तो रेंडमली होता है, उसमें कोई सीक्वेंस नहीं होती है। इसी तरीके से पॉलीथीन, पॉलीमर्स जो होते हैं मैक्सिमम, वो भी इसी कैटेगरी में आते हैं। अब देखिए डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमोर्फस सॉलिड। अब हम डिफरेंस इसको और भी अच्छे से क्लियर कर लेंगे। तो सबसे पहले दिमाग में हमें एग्जांपल डालना है। जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड, जो हम सब घर में काम में लेते हैं, नमक। क्वार्टज, जो हमें पता है शाइनिंग देता है अच्छा। और एमोर्फस सॉलिड में सबसे बढ़िया एग्जांपल देखिए रबड़, जो हम सब देखते हैं घर में, जो कांच हम काम में लेते हैं वो हो गया। पॉलीवाइनिल क्लोराइड, ये सब क्या है? एमोर्फस सॉलिड है। तो ये डिफरेंस हम इन एग्जांपल्स को दिमाग में रखते हुए स्टडी करेंगे। तो सबसे पहला डिफरेंस लेते हैं, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल। ये देखिए क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो पार्टिकल्स का अरेंजमेंट होता है 3 डायमेंशन में, वो रेगुलर होता है। अर्थात जो पैटर्न है वो फिक्स होता है और उसमें 3 डायमेंशन में उनका अरेंजमेंट क्या होता है? बिल्कुल रेगुलर होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एग्जांपल हमने लिया है, यहाँ पे अगर मान लीजिए इसको सोडियम, सोडियम कहेंगे, ये क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, सोडियम, एक पैटर्न फिक्स है। ये देखिए ये पैटर्न क्या हुआ है? रिपीट हो रहा है। इसमें 4 हमें देख रहे हैं ग्रीन कलर, ये देखिए 4 ग्रीन कलर, फिर वापस ये देखिए ये पैटर्न रिपीट हो रहा है बार बार। तो ये पैटर्न 3D में रिपीट होता है, तो बार बार क्या होगा? 3D में ये रिपीट होता है, तो हमें जो स्ट्रक्चर मिलती है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड कहलाती है। एमोर्फस में देखिए अगर अपन इसको कवर करें तो ये पैटर्न नहीं आ रहा इसमें,
ये देखिए पैटर्न बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है, ये देखिए बिल्कुल मैच नहीं कर रहा, ऑर्डर बिल्कुल भी मैच नहीं कर रहा, अर्थात ये इरेगुलर अरेंजमेंट पाया जाता है एमोर्फस सॉलिड में। सिमेट्री, सिमेट्रिकल एंड अनसिमेट्रिकल। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? सिमेट्रिकल होते हैं। ये देखिए सिमेट्रिकल है, ये पैटर्न इस पैटर्न के बिल्कुल सिमेट्री है में है, ये पैटर्न बिल्कुल सिमेट्रिकल है, ये देखिए। तो ये अरेंजमेंट सिमेट्रिकल है, इसमें किसी भी तरह की कोई सिमेट्री नहीं बनती है। रिजिडनेस, क्रिस्टलाइन सॉलिड मोर रिजिड होते हैं और एमोर्फस सॉलिड लेस रिजिड होते हैं। ऑर्डर, ऑर्डर में क्रिस्टलाइन सॉलिड लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और एमोर्फस में शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। लॉन्ग रेंज का मतलब है कि जो अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल फिक्स है और ये पैटर्न बार बार रिपीट होता है और पूरे क्रिस्टल में ये रिपीट होता हुआ हमें दिखाई देगा। और शॉर्ट रेंज में, शॉर्ट रेंज में यह होता है कि इनमें किसी भी तरह का रिपीटेशन नहीं होता है। कभी कभी हो सकता है कि दो चार पार्टिकल्स एक अरेंजमेंट है वो रेगुलर हो, पर पूरे के पूरे क्रिस्टल में ऐसा संभव नहीं हो सकता। इनिशियली हो सकता है दो चार अरेंज हो, इसलिए शॉर्ट रेंज कहा गया है। क्लीवेज प्रॉपर्टी, अब क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर हम काटते हैं, देखिए यहाँ से हमने एक एग्जांपल लिया है क्रिस्टलाइन सॉलिड को, अगर इसको काटते हैं तो जो सरफेस हमें प्राप्त होता है वो प्लेन होता है और स्मूथ होता है। कैसा होता है? प्लेन और स्मूथ। यहाँ पे देखिए प्लेन और स्मूथ हमें दिखाई दे रहा है। और एमोर्फस सॉलिड में इरेगुलर है। अगर हम इसको एमोर्फस, जैसे रबड़ को आप काटेंगे तो उसमें आपको ध्यान से देखेंगे तो काटने के बाद में उसमें इस तरीके से आपको दरदरापन अर्थात शाइनिंग नहीं दिखेगी, स्मूथनेस नहीं दिखेगा, आपको स्मूथ नहीं दिखेगा। फिर लेते हैं कूलिंग कर्व। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमोर्फस सॉलिड को एक उच्च टेम्परेचर पे ले जाके वापस ठंडा करते हैं तो कूलिंग का जो कर्व हमें प्राप्त होता है वो दोनों का डिफरेंट प्राप्त होगा। तो यहाँ पे देखिए क्रिस्टल सॉलिड में यहाँ पे हम मैक्सिमम टेम्परेचर पे सॉलिड को ले गए, फिर इसको धीरे धीरे गर्म किया तो सॉलिड पहले लिक्विड होगा, तो लिक्विड को जैसे जैसे ठंडा किया तो टेम्परेचर फ्रीजिंग के कारण हो रहा है, समय के साथ डाउन हो रहा है। तो एक समय पश्चात में टेम्परेचर क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है और समय के साथ में टेम्परेचर में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात टेम्परेचर फिक्स हो जाता है। और फिर एक पॉइंट के बाद में वापस टेम्परेचर उसका क्या होता है? गिरने लगता है। अब ये जो फिक्स हुआ है, टेम्परेचर फिक्स हुआ, वो क्या काम आ रहा? वो उस टाइम में, उस ड्यूरेशन में जो लिक्विड सॉलिड होता है, जो लिक्विड होता है वो सॉलिडिफिकेशन में कन्वर्ट होता है, अर्थात वो जमना शुरू हो जाता है। और जब तक पूरा का पूरा सॉलिड नहीं फ्रीज हो जाता, जब तक उसका टेम्परेचर डाउन नहीं होता, अर्थात कंप्लीट सॉलिड बनने के बाद में वह क्या होता है? टेम्परेचर उसका डाउन होगा। तो यहाँ पे इसका देखते हैं एमोर्फस में। एमोर्फस में आप ठंडा करेंगे तो समय के साथ उसका टेम्परेचर क्या होता है? डाउन होता जाता है, डाउन होता जाता है, डाउन, अर्थात उसमें इस तरीके की कोई भी फ्रीजिंग प्रोसेस प्राप्त नहीं होती है, उसमें कंटिन्यूसली टेम्परेचर समय के साथ कम होता हुआ नजर दे आता है। तो हमें क्रिस्टलाइन सॉलिड में डिसकंटिन्यूस ग्राफ प्राप्त होता है और एमोर्फस में कंटिन्यू ग्राफ प्राप्त होता है। इससे ये भी पता चलता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? फिक्स होता है और एमोर्फस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट फिक्स नहीं होता है। शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है और एमोर्फस सॉलिड में शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है। नेचर, क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड कहलाते हैं और एमोर्फस सॉलिड सूडो सॉलिड कहलाते हैं। हीट ऑफ फ्यूजन, क्रिस्टलाइन सॉलिड में डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हीट ऑफ फ्यूजन होता है। एमोर्फस सॉलिड में डू नॉट हैव ए डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन, किसी तरह का हीट ऑफ फ्यूजन नहीं होता, अर्थात जैसे क्रिस्टलाइन सॉलिड को गर्म करते हैं तो एक निश्चित टेम्परेचर पे मेल्ट हो जाएगा, पूरा का पूरा सॉलिड एक साथ मेल्ट होता है। और एमोर्फस सॉलिड को आप गर्म करेंगे तो जो हिस्सा पहले हीट के पास आएगा वो पहले मेल्ट हो जाएगा, फिर धीरे धीरे वो बाकी सभी, जैसे कैंडल होती है, कैंडल को जलाते हैं तो कैंडल का ऊपर का हिस्सा पहले मेल्ट होता जाता है,
जो ये दर्शाता है कि यह एमोर्फस सॉलिड है। कैरेक्टरिस्टिक्स में फिर लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। क्रिस्टलाइन सॉलिड में अनिसोट्रॉपी होती है और एमोर्फस में आइसोट्रॉपी प्रॉपर्टी होती है। देखिए ये एग्जांपल लिया हमने, क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में पार्टिकल्स का अरेंजमेंट रिपीट होता है तो इसका अलग अलग डायरेक्शन से जो फिजिकल प्रॉपर्टी हमें प्राप्त होती है वो अलग अलग प्राप्त होगी। यहाँ पे देखिए ये लाइन खींच रहे हैं हम, तो यहाँ पे इस लाइन में ये देखिए ये रिपीट हो रहा है दोनों तरफ, तो इस यहाँ पे जो फिजिकल प्रॉपर्टी प्राप्त होगी ये अलग तरह की होगी। और लाइन ए से देखते हैं, तो लाइन ए में देखेंगे तो एक तरफ क्या है ग्रीन और एक तरफ पिंक कलर की बॉल्स दिखाई दे रही है, तो इसका फिजिकल कैरेक्टर अलग दिखाई देगा और इसका फिजिकल कैरेक्टर हमें अलग अलग प्राप्त होगा। तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं एमोर्फो अनिसोट्रोपिक। और एमोर्फोस में क्या रैंडमली अरेंजमेंट होता है, तो किधर से भी अगर लाइन यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टी ले तो उसमें प्रॉपर्टीज क्या होगी, सेम प्राप्त होगी। तो यहाँ पे लाइन खींचेंगे तो सेम मिलेगी। यहाँ पे देखिए कोई विशेष पैटर्न नहीं होता है। थैंक यू वेरी मच।